नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है पार्थियन या पल्लव। पश्चिम भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। मतलब शकों के बाद कौन आए? पार्थिया या पल्लव आए। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्नीस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया। प्रश्न कैसे भी घुमा सकता है कि पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गोंडोफर्नीस था। या सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में भारत आया? तो गोंडोफर्नीस के। पार्थियन लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान। इतना ही है। उसके बाद कुषाण, वेरी इंपॉर्टेंट। पल्लवों के बाद कुषाण आए, जो यूची या तोखरी भी कहलाए। यूची या तोखरी किसे कहते हैं? तो कुषाणों को कहते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा था और उन्हीं में से एक कुल को कुषाण कहा गया। कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कटफिसस था। इसी वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी राजधानी पुरुषपुर या वर्तमान पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा। 2 राजधानी कुषाणों की थी, पहले पुरुषपुर और दूसरी मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने समय एक संवत चलाया, जिसे शक संवत कहला है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया। आज भी भारत सरकार शक संवत को प्रयोग में लाती है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडन वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वशिमित्र की अध्यक्षता में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया है 4 बौद्ध संगीता। कनिष्क बौद्ध धर्म का के महायान समुदाय का नय था, ठीक है, जिसमें बुद्ध को भगवान माना गया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट। मतलब देखो, सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई, सर्वाधिक किसने चलाई? गुप्तों ने चलवाई। ये प्रश्न बना है बहुत बार। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक कुषाण ने चलाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। ये है, देखो, सर्वाधिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण, भारी तो चलाए लेकिन शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से अधिक थे। मतलब गुप्त काल में सर्वाधिक थे और शुद्धता के रूप में कुषाणों के अधिक थे। कनिष्क का राज्यवेद आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक था। चरक किसके शासनकाल में आया? ये प्रश्न बना है बहुत बार। तो चरक कनिष्क के समय में आयुर्वेद था। जिसने कौन से पुस्तक लिखी? चरक संहिता। महाविहार सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविशास्त्र सूत्र को। इसकी रचना कौन है? वसुमित्र। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। बुद्ध चरित क्या है? बौद्धों का रामायण है। इसकी रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेती, संरक्षक इसके शासनकाल में थे, तो कनिष्क के शासनकाल में थे। भारत का आइंस्टीन बहुत बार आया है। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? माध्यमिक सूत्र था, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम कौन था? कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। छत्रप की उपाधि किसने धारण किया? आपके लिए प्रश्न अभी पढ़ाया है मैंने। और देवपुत्र की उपाधि कौन धारण करते थे? तो कुषाण। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, ठीक है। ये हो गया कुषाण। अब आते हैं गुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट है गुप्त। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग निकट कौशाम्बी में हुआ। कहाँ हुआ? कौशाम्बी में, प्रयाग में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी। श्रीगुप्त का उत्तर है घटोत्कच 280 320। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम, यह 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी से विवाह करने वाला गुप्त चंद्रगुप्त। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319। गुप्त संवत बहुत बार आया है। गुप्त संवत कब लागू हुआ? 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तर ही समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयगण से भारत का नेपोलियन। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। क्यों? क्योंकि उसने भारत में आर्यवर्त के 9 तथा दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित किया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। इसने इलाहाबाद पर्याय परिषद में लेख लिखा। हरिसेन किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णुगुप्त। अश्वमेघकर्ता की बात किसने धारण की? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान लगाया कि सिक्कों पर इसने वीणा वादन करते हुए दिखाए गए समुद्रगुप्त। विक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त।
कविराज के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का उदय चंद्रगुप्त द्वितीय 380 में गद्दी पर बैठा। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। शक्कू पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त। उसके बाद आता है कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 66। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत से सुदर्शन झील का निर्माण किया, पुनरुद्धार कराया, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किसने किया? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ, किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन थी? देश, जिसके शासक को क्या कहते हैं? गोपना या गोप्ता। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को उपरिक कहा जाता था। सबसे बड़ी इकाई देश, इसके अध्यक्ष को गोप्ता। दूसरी इकाई प्रादेशिक, इसके अध्यक्ष को भुक्ति, भुक्ति के शासक को उपरिक। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके अध्यक्ष को विषयपति कहते थे। पुलिस विभाग का अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग का अधिकारी दंडपाशिक। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था। साधारण अधिकारी को क्या कहते थे? चाट और भाट। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था और ये अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? पेट। गुप्त काल में ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई क्या थी? पेट। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप को उल्लेख है। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि विक्रय संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 या 1/6, कभी 1/4 और कभी 1/6 भाग लिया करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार थे। भूमि का क्षेत्र किसे कहते थे? कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र, वास करने योग्य भूमि को वास्तु, पशुओं को चारा योग्य भूमि को चरागाह भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है शिल, ऐसी भूमि जो जंगली खेती होती थी, जंगली होती थी, उसे अपृत। गुप्त काल के मंदिर बहुत बार आया है, देख लेते हैं। विष्णु मंदिर तिगुआ जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नयना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतरी गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। उसके बाद आता है सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। घंटी यंत्र। ज्येष्ठक किसे कहते हैं? श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र किस काल में था? गुप्त काल में। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेख क्या कहलाते थे? स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता? दिनार। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम ओशम स्मृति में। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन तो किसमें है? वो याज्ञवल्क्य में, लेकिन जाति के रूप में उल्लेख किसमें? ओशम स्मृति में। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य में पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार सती होने का प्रमाण 510 में मिलता है। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। वृद्ध वेश्यावृत्ति को कुटिनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के नए थे और उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्तों का राज चिन्ह क्या था? तो गरुड़। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सभी महत्वपूर्ण अवशेष देवलगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर, यह बेतवा नदी पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 17 की गुप्तकालीन है। इनमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महानिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ये अजंता निर्मित गुफाएं कौन कौन सी, ये भी आ सकता है। गुप्त काल की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाग की गुफा जो
बाग जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा में सबसे प्रसिद्ध कालिदास लेखक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मतलब पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 5। मित ये भेद है, इतना डीप तो नहीं पूछेगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे, ये गुप्त काल में लिखे हैं सब। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतर और ब्रह्मगुप्त थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही इसमें ऐतिहासिक परंपराओं को ले गए। संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था और सोने के सिक्कों को दिनार। मंदिर बनाने की कला कालिदास की कृत अभिज्ञान शाकुंतलम भी गुप्त काल में लिखी गई है। देखो, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग मुगल काल और सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा हो रहा है। कल फिर हम पुष्यमित्र शुंग और वर्धन वंश पर चलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।